हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आई एम साक्षी। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हम CSIR NAT जून 2025 को क्रैक करेंगे। क्या हमारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी। जैसा कि अभी दिसंबर 2024 का एग्जाम हमारा फरवरी में कंडक्ट हुआ है, जून 2025 की अब नेक्स्ट टर्न है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न समझना होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले थ्री पार्ट्स आते हैं हमारे। पार्ट ए में रहता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड जिसमें आपके पास 20 क्वेश्चंस होते हैं और आपको 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है और इसमें जो 1/3 है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये नेगेटिव मार्किंग का पोर्शन होता है, नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट आता है पार्ट बी हमारा MCQ टाइप होता है, मतलब सिंगल करेक्ट। आपने इसमें वो ऑप्शन चूज करना है जो आपका करेक्ट है। तो इसको करने का क्या तरीका हो सकता है। इसको करने का तरीका है, या तो आपको कॉन्सेप्ट आता हो, कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप किसी ऑप्शन को करेक्ट कर दें, अदरवाइज डिस्कार्ड मेथड। डिस्कार्ड मेथड में क्या होता है कि आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। आपने किसी ना किसी एग्जाम्पल को लेकर किन्हीं 3 ऑप्शंस को आपने डिस्कार्ड कर दिया। मान लिया आपने इन तीनों को ही डिस्कार्ड कर दिया तो फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका डिस्कार्ड मेथड। तो MCQ को आप इन 2 तरीकों से कर सकते हैं, या तो कॉन्सेप्ट आता हो या फिर डिस्कार्ड मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 25 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन की जो वेटेज रहती है आपकी वो रहती है 3 मार्क्स। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। अब आता है हमारा पार्ट सी में है MCQ, मींस मल्टी करेक्ट। एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें भी आपका जो डिस्कार्ड मेथड है वो तो ये आपकी हेल्प करेगा कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। बट कौन कौन सा हो सकता है वो या तो आप प्रूफ करें विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। तो ये है हमारा। इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। 60 क्वेश्चंस में से आपको ओनली 20 अटेम्प्ट करने हैं। 1/3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन की जो वेटेज रहती है वो रहती है 4.75 मार्क्स। तो टोटल टोटल हमारे पास 425 मार्क्स का पेपर होता है। ये पेपर है, 425 मार्क्स का आपका पेपर होता है जिसमें से आप 200 का अटेम्प्ट करते हैं। 200 का आपने अटेम्प्ट किया। अब इसमें से आपको कट ऑफ क्रॉस करने के लिए कितने चाहिए। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो हम अप्रोक्स 120 कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम कट ऑफ 117 समथिंग कुछ गई थी। तो 120 अप्रोक्स आपको अब स्कोर करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टॉपिक्स की, कि इसमें टॉपिक्स ऐसे हैं लाइक रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा। उनकी ही वेटेज अप्रोक्सीमेटली 120 के आसपास है। रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मॉडर्न अलजेब्रा, ये तो है हमारा प्योर सेक्शन। ये है प्योर सेक्शन। अब रियल और लीनियर दोनों मिलके अप्रोक्सीमेटली 120 मार्क्स के आ जाते हैं अप्रोक्स। जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो 25 to 30 मार्क्स की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाती है। और मॉडर्न में ग्रुप प्लस रिंग। कई बार ग्रुप की वेटेज ज्यादा रहती है, कई बार रिंग की ज्यादा रहती है। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स के अराउंड। ठीक है, तो इसमें से
अब आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले आपको वो देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है? कि जिसमें आप अपना एफर्ट कंप्लीट डाल सकते हैं। मान लीजिए कि किसी का लीनियर अलजेब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका लीनियर अलजेब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको प्रिपेयर करो कॉन्सेप्ट, यहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चंस पर अप्लाई करो। अगर आपका वो लीनियर अलजेब्रा आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, तो आपको टॉपिक की कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आप उसको इजीली कर पाएंगे क्योंकि आपकी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो रखी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, क्या? प्रायोरिटाइज टॉपिक्स विद हाई वेटेज। मतलब कि जिस टॉपिक की हाई वेटेज है आपने उसको प्रायोरिटी देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको रियल भी नहीं कर रहे, आप लीनियर भी नहीं कर रहे, तो आपका क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने इनमें से टॉपिक चूज करने पड़ेंगे ताकि आपको एक अच्छा स्कोर मिल सके। फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपने वो टॉपिक्स चूज करने हैं जिनकी वेटेज हाई है। अब आप खुद सोच के देखो कि आपके सिर्फ प्योर सेक्शन की अगर इतनी वेटेज है, आपने बहुत अच्छे से कर लिया, तो एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर अच्छे से कर लिया तो तो आपने सबसे पहले तो जो हाई वेटेज के टॉपिक है उनको देखना है। अब हम एक बार अप्लाइड सेक्शन की बात कर लेते हैं। अप्लाइड सेक्शन, अप्लाइड सेक्शन में क्या है? ओडीई, पीडीई, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी एंड एलपी, ये आपके टॉपिक्स हैं। ओडी एंड पीडी ये अप्रोक्सीमेटली अगर टोटल कंबाइन करके बताएं तो 30 मार्क्स के अराउंड आती है, 15 मार्क्स के आसपास इंडिविजुअल आती है। न्यूमेरिकल एनालिसिस भी 10 मार्क्स के अराउंड रहती है, 10 to 12 इस तरीके से ही। इंटीग्रल और सीओबी का ऐसे है कि 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस। अब 2 से 3 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज वही 7 to 10 मार्क्स अगर हम कंसिडर कर लें, 7 to 10 मार्क्स के आसपास रहता है। एलपीपी का 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, इसका भी वही हमारा 3 to 7 to 8 मार्क्स कंसिडर कर लेते हैं, इतने मार्क्स का ही हमारा ये आता है। अब ओडी की बात करें, अगर ओडी में सिलेक्टेड पोर्शन ऐसे हैं कि जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, लाइक मोस्ट प्रोबेबली देखा गया कि रोन्सकियन से, सिस्टम से तो कंफर्म बनता ही है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। अभी जैसे जो अभी हमारा एग्जाम हुआ उसमें हमारा रोन्सकियन पर ना आकर रिडक्शन ऑफ ऑर्डर पर था, सॉरी नॉट रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, जहां पर हमें एक सोल्यूशन गिवन था, दूसरा सोल्यूशन हमें फाइंड करना था एंड देन उस पर कुछ ऑप्शंस बना रखे थे। तो इस तरीके से ये टॉपिक चेंज होता है, बट सिस्टम आपको करना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आपने ओडी का स्टार्टिंग का जो पोर्शन है बेसिक बेसिक आप उसी पर ही अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं और लास्ट तक आते हुए आपने सिस्टम को छोड़ दिया, ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। जो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक हमारा सिलेक्टेड है, अब जैसे पता है कि सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है, तो आपका मेन मोटिव है कि आपने इसको तो करना ही है, उसके अलावा बाकी आप टॉपिक्स पेपर एनालिसिस से देखिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को उठाइए, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो। सिमिलर इन केस ऑफ पीडी, अब पीडी की अगर हम बात करें, पीडी के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। पीडी, पीडी में जो हमारा लेग्रांजेस इक्वेशन है, लेग्रांजेस इक्वेशन से क्वेश्चन बनता है, हीट वेव लाप्लास से क्वेश्चन बनता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी
यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जब हमें पता है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो हमें इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करना है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस आ जाए, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, हम उनको अटेम्प्ट करेंगे और अपना बेस्ट देंगे हम। तो ये जो चीजें हैं, जो अभी मैंने टॉपिक्स के बारे में बताया कि कौन-कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको एनालिसिस से पता चलेंगे। एनालिसिस ऑफ पेपर, पीवाईक्यूज, प्रॉपर एनालिसिस। ये नहीं कि सिर्फ देखकर छोड़ दिया, प्रॉपर आपने देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से कौन-कौन सी किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, आपने उनको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, अब ठीक है, आपने पेपर एनालिसिस कर लिया, आपको पता चल गया किस टॉपिक से कौन-कौन से क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। फिर क्या करना है? फिर आपने पढ़ना शुरू करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम करना है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। आपने थ्योरी करनी है। आपने जैसे मान लिया कि सिस्टम ऑफ ओडी किया, सिस्टम ऑफ ओडी किया, आपने सबसे पहले उसकी थ्योरी की, थ्योरी कर ली। अब थ्योरी के बाद क्या करें? थ्योरी से तो सिर्फ काम बनेगा नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आने हैं पेपर में वो एमसीक्यू टाइप से आने हैं, एमएसक्यू टाइप से क्वेश्चंस आने हैं। तो आपने जो ये थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी को आपने अप्लाई करना है कहाँ पर? ऑन क्वेश्चंस। आपको जो भी पीवाईक्यूज मिले हैं, उन पीवाईक्यूज पर अपनी थ्योरी को अप्लाई करो। तो यहां से आपकी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आएगी। तो इसी को हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज। आपने किसी भी प्रॉब्लम को, आपने कोई एक प्रॉब्लम उठाई, उस प्रॉब्लम को आप मोर देन वन वे से करने की कोशिश करो। आपने सबसे पहले कोई भी एक प्रॉब्लम आई, आपने उसको एक तरीके से सोचा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब आप उसको नेक्स्ट टाइम करो तो कोशिश करो किसी अनदर अप्रोच से, कि क्या पता एग्जाम में आपको कौन सी अप्रोच ध्यान आ जाए, आप किस ट्रैक पर चल पड़ो। तो आपके पास मोर देन वन अप्रोच होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए कि आपने एक्चुअल में प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। कई बार आपके पास नॉलेज बहुत होती है कि हाँ, हमने ये थ्योरम्स अप्लाई करनी है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, बट आपको ये नहीं आता कि अप्लाई कैसे करें क्वेश्चंस को। तो आपको वो माइंड को इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है कि आप क्वेश्चंस को डिफरेंट डिफरेंट वेज से अप्रोच कर पाए। फिर हमारी कॉन्सेप्ट सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज की बात हो गई। फिर अब आपने अब क्या किया? आपने थ्योरी कर ली, थ्योरी हो गई, पीवाईक्यूज भी हो गए। ठीक है, अब क्या करें? अब क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा पेपर में, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको करना है न्यू न्यू क्वेश्चंस। अब न्यू न्यू क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? आपको वो मिलेंगे किसी भी आप इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जहां पर आपको न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। सो सोल्व जो भी टेस्ट होते हैं, सोल्व वी कैन से मॉक टेस्ट सोल्व करो प्रॉपर तरीके से, पीवाईक्यूज सोल्व करो, पीवाईक्यूज सोल्व करो। अब आपने क्या किया? आपने थ्योरी की, उन उस थ्योरी को आपने क्वेश्चंस पे अप्लाई कर दिया। बट जब तक आपने ये नहीं देखा कि किसी क्वेश्चन में मैंने क्या मिस्टेक की है, तब तक आपका काम नहीं हो सकता। कि आपने आपने जैसे मान लिया कि किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी आपने अपना कॉन्सेप्ट लगाया, कोई भी कॉन्सेप्ट, और आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको छोड़ दिया कि ठीक है, गलत हो गया, हो गया। ऐसे नहीं। आपने ये प्रॉपर वे में चेक करना है कि क्या मिस्टेक रही, आप क्या मिस्टेक रही, किस टॉपिक में आप, किस कॉन्सेप्ट में आपने गलती की है, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करो। उस मिस्टेक को एनालाइज करने के बाद उसमें इंप्रूवमेंट लाओ। जैसे आपने कोई लीनियर अलजेब्रा का टेस्ट दिया, लीनियर अलजेब्रा का टेस्ट दिया और आपका कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस का क्वेश्चन था जो गलत हो गया।
तो आपको ये पता चला कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में मेरी कहाँ पर मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपने सबसे पहले तो देखना है कि मिस्टेक कहाँ है, एंड देन उसको दोबारा से पढ़कर दोबारा से पीवाईक्यूज अप्लाई करके आपने उस प्रॉब्लम को रिमूव करना है। तो ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिव्यू मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव। मिस्टेक्स को रिव्यू किया एंड इम्प्रूव किया। अब एग्जाम टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? एग्जाम टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारी टाइम मैनेजमेंट को लेकर, कि आपके पास टोटल 3 आवर्स का टाइम होता है। कुछ स्टूडेंट्स को तो ये ही समझ में नहीं आता कि पहले कौन सा पार्ट उठाया जाए, वो इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पाता कई बार। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी सबसे पहले पार्ट बी करें, देन पार्ट सी करें, और लास्ट का हाफ आवर पार्ट ए को दें। पार्ट ए को दें। आप, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है पार्ट ए की, तो आपने अपने डेली रूटीन में इसको कम टाइम दे सकते हैं। बट अगर किसी को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप कोशिश करें इसको दिन में 1 आवर दें इसको पार्ट ए की प्रैक्टिस करने के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आप प्रॉपर एक बुक लें, टॉपिक्स को एनालाइज करें कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे पार्ट ए में पूछे जाते हैं, देन उन पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो ये जो लास्ट का हाफ आवर है वो आप फिक्स कर दो पार्ट ए के लिए। आपके पास 2.5 आवर है पार्ट बी एंड सी पर इन्वेस्ट करने के लिए। अब अब बात आई टाइम मैनेजमेंट को लेकर। टाइम मैनेजमेंट, अब बात है टाइम मैनेजमेंट होगा कैसे? दो तरीके से। अब आप क्या करें, एक तो सबसे पहले आपने कोई टेस्ट सीरीज ले ली किसी भी इंस्टीट्यूट, वो टेस्ट सीरीज के आपने टेस्ट देने हैं। ये नहीं सोचना कि हम टेस्ट आज नहीं कल दे देंगे। टेस्ट को एक प्रॉपर वे में दे। अगर टेस्ट को आप एक प्रॉपर वे में देंगे तो वहां पर टाइमर है। टाइमर से आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि मुझे इतने टाइम में मुझे मेरा ये टेस्ट कंप्लीट करना है। कई बार टाइम की इशू की वजह से हम पूरा पेपर भी नहीं देख पाते फाइनल। तो आपको जो है टाइम मैनेजमेंट है वो अभी से ही सीखना होगा कि किस तरीके से हम टाइम को मैनेज कर पाए, और वो टाइम मैनेजमेंट आप टेस्ट देकर ही कर पाएंगे। दूसरा, आप पीवाई क्यू सोल्व करो विद टाइमर। टाइमर लगाकर आप पीवाई क्यू सोल्व करो। इन दोनों तरीके से आप टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। अब अगर मान लिया आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली, आपने वो प्रेशर एग्जाम से पहले ही फील कर लिया, तो आपको एग्जाम में प्रेशर फील नहीं होगा, मतलब टेंशन फील नहीं होगी अगर आपने वो चीज पहले ही कर ली है तो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करें। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी पहले प्रिपेयर कर रखी है, बट किसी रीजन से उनका क्वालिफाई नहीं हुआ। तो या तो उनके कॉन्सेप्ट में कमी है, या फिर उनकी प्रैक्टिस में कमी है। सिंपल सी बात यही है। आपने चाहे कितनी भी आपने थ्योरी की, कितनी भी आपने कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की, जब तक आपको वो क्वेश्चंस पर अप्लाई करना नहीं आता, तब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम बाउंड है। आप हो सकता है कि कॉन्सेप्ट की हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, बट टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। बट टाइम मैनेज करना है तो आपने पहले ही एग्जाम से पहले ही अपने कॉन्सेप्ट को उन क्वेश्चंस पर अप्लाई करना है। ये तो बात रही, वो सिर्फ प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस आपके पास सीएसआईआर नेट के पीवाई क्यूज हैं, ठीक है, गेट के पीवाई क्यूज हैं, आईआईटी जैम के पीवाई क्यूज हैं, टीफर टीफर है,
एनबीएचएम है, आईएसआई है, सीएमआई है, बहुत सारे ऐसे और सारे स्टेट के टेस्ट हैं, सेट एग्जाम्स हैं। तो आप इनकी हेल्प से अपनी थ्योरी को पक्का कर सकते हैं कि हाँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स हैं जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही आपकी पीवाईक्यूज आपके सॉल्व होते हैं, आप एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लीजिए, टेस्ट सीरीज से न्यू न्यू टेस्ट दीजिए, न्यू न्यू क्वेश्चंस को देखिए, फिर आप उन क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही हैं, किस टॉपिक पे मैं लैग कर रहा हूं, देन उसको आपने फिर से प्रैक्टिस करना है। और सबसे मेन बात कि आपको सब कुछ करके जाने की नीड नहीं है। कहीं आप ये सोचें कि जो भी मैंने ये टॉपिक्स लिखे हैं आपको सब कुछ करके जाना है, नहीं। ये अप्लाइड का क्वेश्चन मार्क ऑफ चेन भी कर सकते हैं। मार्क ऑफ चेन ये स्टार्ट का पोर्शन है, स्टार्ट का पोर्शन है बट इजी है। एक से दो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से इजी टॉपिक है, एक से दो क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सब कुछ करने की भी नीड नहीं है। अब आपका ऐसा है कि मान लीजिए कि किसी को न्यूमेरिकल एनालिसिस समझ में नहीं है, किसी को न्यूमेरिकल एनालिसिस समझ में नहीं आती, तो कोई जरूरी नहीं है करना है। हमने अभी देखा 445 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, आपने 200 का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका 120 आपने लाने हैं। आपके पास टॉपिक्स इतने सारे हैं कि आप करें और 120 आप इजीली स्कोर कर लेंगे। तो सब कुछ करने की नीड नहीं है। आपने ये पहले स्मार्टली देखना होगा कि आप कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं और उसकी वेटेज भी अच्छी है। तो ये आपको ध्यान रखना है और टॉपिक्स को चूज अच्छे से करना है। अब फिर आपने प्रैक्टिस की बात हम कर रहे थे, टेस्ट सीरीज लेनी, टेस्ट सीरीज लो। टेलीग्राम पर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहां पर बहुत सब स्टूडेंट्स हजारों में जुड़े हुए हैं और वो डेली अपने क्वेश्चंस अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। आप वहां से भी अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रैक्टिस की जाए क्वेश्चंस की। टेलीग्राम की हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप अगर कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आपके पास बहुत फ्री कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप वहां से अपनी थ्योरी कर सकते हैं, प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।